केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं बीए द्वितीय वर्ष का पहला टॉपिक सल्तनत कालीन इतिहास भाग 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। चले सल्तनत कालीन इतिहास का टाइम पीरियड रहता है वो 1206 से लगाकर 1526 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहता है। इस सल्तनत कालीन इतिहास के अंतर्गत हमने कल पढ़ा था कि मुसलमानों की कौन सी जातियां भारत के अंदर आई थी और उसी समय तुर्क जाति का अंतिम शासक मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाने के बाद में इस दिल्ली सल्तनत पर एक नया वंश की उत्पत्ति होती है, वो है गुलाम वंश। आज हम गुलाम वंश के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। गुलाम वंश। इस गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लगाकर 1290 ईस्वी तक जो दिल्ली पर राज किया वो गुलाम वंशों के सुल्तानों ने किया। गुलाम वंश, क्या गुलाम वंश के सभी शासक थे वो एक ही जाति के थे? अगर वो एक ही जाति के नहीं थे तो किन किन जातियों के थे? गुलाम वंश में अलग अलग वंशों ने शासन किया। वो वंश था, पहला है वो है कुतुबी वंश, और जो दूसरा वंश है वो है शमसी वंश। तीसरा वंश है वो है बलबनी वंश। इस गुलाम वंश के अंतर्गत भी 1206 से लगाकर 1290 ईस्वी तक अलग अलग वंशों के सुल्तानों ने शासन किया। जैसा पहले वंश था वो कुतुबी वंश था, और कुतुबी वंश का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1206 से लगाकर 1211 ईस्वी तक। और दूसरा जो वंश था वो था शमसी वंश, और उसका जो टाइम पीरियड रहता है वो है 1211 से लगाकर 1267 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड रहता है वो शमसी वंशों ने शासन किया भारत के ऊपर। तीसरा जो वंश है वो है बलबनी वंश, और इन बलबनी वंश का जो शासन रहता है वो 1266 से लगाकर 1290 ईस्वी तक इन वंशों ने, गुलाम वंशों की इन शाखाओं ने शासन किया। पहला कुतुबी वंश, दूसरा शमसी वंश और तीसरा बलबनी वंश। कुतुबी वंश में के थे वे तुर्क जाति के थे। कुतुबी वंश थे वो कौन सी जाति के थे? वो थे तुर्क जाति के थे। और ये शमसी वंश और ये बलबनी वंश थे वो इलबारी जाति के थे। आपका प्रश्न आ जाए कि इल्तुतमिश है वो किस जाति का था? वो था इलबारी जाति का था। और कुतुबुद्दीन ऐबक है वो किस जाति का था? वो तुर्क जाति का था। कुतुबी वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और शमसी वंश के अंतर्गत इल्तुतमिश के बाद जितने भी सुल्तान हुए वो शमसी वंश के अंतर्गत आते हैं। और बलबनी वंश के अंतर्गत बलबन के बाद में जितने भी शासन हुए गुलाम वंश में वो बलबनी वंश के अंतर्गत आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जाति का था, और शमसी वंश और बलबनी वंश के जितने भी शासक थे वो अपने इलबारी जाति के थे। चलो, गुलाम वंश की स्थापना कैसे होती है, गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। इधर 1206 में तुर्कों की शाखा के मोहम्मद गोरी की जाटों से के विरुद्ध अभियान में उनकी
मृत्यु यानी निधन हो, इनकी मौत हो जाती है जाटों के विरुद्ध विद्रोह के दौरान। 1206 में मोहम्मद गोरी की मौत हो जाती है। इसके बाद में मोहम्मद गोरी का एक वफादार गुलाम था। मोहम्मद गोरी का वफादार गुलाम ऐबक का लाहौर में सिंहासनारोहण कराया जाता है। सिंहासनारोहण करवाया जाता है लाहौर नामक स्थान पर। मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाने के बाद उसके वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर की जनता के आग्रह पर 1206 में उसका सिंहासनारोहण कराया जाता है। अब दिल्ली पर एक नया वंश उत्पन्न होता है, वो है दिल्ली सल्तनत। 1206 से लगाकर 1290 ईस्वी तक, 1206 से लगाकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाता है ऐबक से। चलो, सिंहासनारोहण ऐबक का, ये गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था ऐबक। ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। ऐबक की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। कौन थी? दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे सभी ने अपना केंद्र उनका दिल्ली था, वो दिल्ली से शासन को संचालित करते थे। केवल कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसकी राजधानी लाहौर के अंतर्गत उसकी राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये अपना कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का था? वे तुर्किस्तान का था। कहाँ का था? तुर्किस्तान का निवासी था। कौन? ऐबक। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। क्या होता है? चंद्रमा का स्वामी। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। एक इतिहासकार मोहम्मद हबीबुल्ला उसे मामलुक की उपाधि देते हैं। मामलुक की उपाधि देते हैं और इसी मामलुक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। उसे क्या बोलते हैं? मामलुक। इतिहासकार मोहम्मद हबीबुल्ला कुतुबुद्दीन ऐबक को मामलुक की उपाधि देते हैं और मामलुक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुआ दास। कुतुबुद्दीन ऐबक जब 1206 में उसका गुलाम वंश का संस्थापक बना, उसने शासन किया। उसने न तो उसको, उनकी जो राजधानी थी वो थी लाहौर थी, उसने पहला सुल्तान, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। नहीं, ऐबक ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं अपने सिक्कों पर कलमा अंकित करवाया था। सिक्कों पर कलमा अंकित नहीं करवाया, सिक्कों पर कलमा अंकित नहीं करवाया। इस कारण से हम कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं कह सकते, क्योंकि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था वो इल्तुतमिश था। इसका क्या कारण था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने न तो सुल्तान की उपाधि धारण की थी,
ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने सिक्कों पर कलमा अंकित करवाया था, ना उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, ना उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। इसी कारण से हम उसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक नहीं कह सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐबक ने मात्र एक साधारण सी 2 उपाधि ग्रहण की थी। एक तो उपाधि थी मलिक की उपाधि धारण की, एक दूसरी उपाधि उसने सिपहलाशार की उपाधि धारण की थी। उसने 2 उपाधि, एक साधारण सी 2 उपाधि धारण की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मलिक और सिपहलाशार की। कुतुबुद्दीन ऐबक था वो प्रारंभ से ही दानशील प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उनके दरबार में अगर कोई आ जाता था तो उनको कुछ न कुछ देकर ही वो भेजता था। कोई फकीर उनके दरबार के अंतर्गत आ गया तो उनको दान देकर ही भेजता था। दानशील प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसलिए उसे एक नई उपाधि से नवाजा गया, लाख बख्श की उपाधि से नवाजा, उपाधि दी गई थी उसे, लाख बख्श की उपाधि दी गई। ये दानशील प्रवृत्ति का व्यक्ति था। जब उनके दरबार में कुरान का गायन होता था तो बड़ी सुरीली आवाज में वो कुरान का गायन किया करता था, और उसकी सुरीली आवाज होने के कारण उसे कुरान खा की उपाधि दी गई थी। कुरान खा की उपाधि दी गई थी। बड़ी सुरीली आवाज में वो कुरान का गायन करने के कारण उसे कुरान खा की उपाधि दी गई थी। ऐबक को हातिम द्वितीय भी कहा जाता है, हातिम द्वितीय, क्योंकि वो उसके दरबार में अगर कोई गरीब व्यक्ति आता था तो उसकी हमेशा मदद करने में आगे रहता था, और गरीबों की मदद करने के कारण उसे हातिम द्वितीय कहा गया। आपका अगर परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी, एक तो उसने मलिक की उपाधि धारण की थी, एक सिपहलाशार, कुरान खा, हातिम द्वितीय और लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। यह प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत आ सकता है। चलो, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक अधिकारी था, जिसे कर्मचारी बोल सकते हैं, अधिकारी था, एक वफादार अधिकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक वफादार सैनिक या अधिकारी भी आप उसको कह सकते हैं। इसको ऐबक को बख्तियार खिलजी के ऊपर बड़ा विश्वास था। उसने एक दिन बख्तियार खिलजी से कहा कि देख, साम्राज्य विस्तार करने के लिए बख्तियार खिलजी को बुलाया कि अब हम पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित करेंगे। तो बख्तियार खिलजी के विरुद्ध उसने अभियान चलाना प्रारंभ कर दिया। बख्तियार खिलजी को कहा तो उन्होंने उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए ऐबक ने बख्तियार खिलजी को भेजा। तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार नामक स्थान पर उसने क्या किया, आक्रमण किया। और इसी बिहार और बंगाल में एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, इस नालंदा विश्वविद्यालय को वो जलाकर राख कर देता है, उसको नष्ट करता है। कौन? बख्तियार खिलजी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक अधिकारी था, जो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नाश करता है और उसे नष्ट कर देता है। फिर आगे चलकर ये और आगे चला और विक्रमशिला एक विश्वविद्यालय और था उस समय, प्राचीन में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट करता है, उसे आग लगाकर उसे नष्ट कर देता है। और इन दोनों विश्वविद्यालयों के अंतर्गत रखी गई कई पांडुलिपियाँ
को वो नष्ट करता है बख्तियार खिलजी। अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थापत्य कला के शैली के बारे में अगर हम बात करें तो स्थापत्य ऐबक की स्थापत्य कला शैली के बारे स्थापत्य कला के बारे में अगर हम बात करें, ऐबक अपने गुरु की स्मृति में, ऐबक के गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ऐबक के गुरु का क्या नाम है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और इस कुतुबुद्दीन बख्तियार की स्मृति में ऐबक दिल्ली में एक मीनार बनाता है। उसने एक मीनार बना दी, दिल्ली के अंदर मीनार बनाता है। उसकी केवल 3 मंजिलें ही वो बना पाता है, लेकिन बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती है और इसके जो अधूरा काम है वो उसका दामाद इल्तुतमिश उसको पूरा करता है। इस मीनार है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुरु की स्मृति में दिल्ली में एक मीनार बनाता है। उस मीनार का नाम है कुतुब मीनार। क्या नाम है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी स्मृति में बनाई थी? अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनाई थी ये कुतुब मीनार। ये एक कुतुबुद्दीन इस ऐबक ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला थी। अजमेर के अंतर्गत ये है संस्कृत पाठशाला। ऐबक अजमेर में आता है और वहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला बनी हुई थी जो अजमेर के शासक बिसल देव या विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाई गई थी। ये थी संस्कृत पाठशाला। ये किसने बनाई थी? बिसल देव जिसे विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ऐबक अजमेर में आता है और ये अजमेर के अंतर्गत आ गया। इसने इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा दिया और इसी संस्कृत पाठशाला को एक मस्जिद का वो रूप दे देता है और वही मस्जिद का रूप और उस संस्कृत पाठशाला का एक मस्जिद का रूप देता है और उसका नाम परिवर्तन करता है और उसका नाम रखता है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा उसका नाम देता है। आपका प्रश्न आ जाए कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? वो अजमेर के अंतर्गत है। इसे किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? ऐबक ने बनाया था। इससे पहले 2.5 दिन झोपड़े से पहले वहाँ पर क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी जिसे विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव ने बनाया था। ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि जो 2.5 दिन का ये झोपड़ा था वो राजस्थान की पहला मदरसा था। ऐसा इतिहासकार, ये पहली मस्जिद थी राजस्थान की। जो पहली मस्जिद कौन सी थी? 2.5 दिन का झोपड़ा, ये राजस्थान की पहली मस्जिद उसको कहा जा सकता है। एक दिन क्या हुआ कि ऐबक को शौगान खेलने का बड़ा शौक था। वो शौगान खेलते समय 1210 को घोड़े से गिर जाता है और इन्हीं घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? ऐबक की। शौगान खेलने का बहुत बड़ा शौकीन था। 1210 में घोड़े से गिर जाने के कारण शौगान खेलते समय लाहौर में ऐबक की 1210 में
मृत्यु हो जाती है। 1210 के अंतर्गत ऐबक की मृत्यु हो गई। तब क्या होगा, उसका बेटा राज सिंहासन प्राप्त करेगा। कई इतिहासकार कहते हैं कि ऐबक के बेटे का नाम था आराम शाह। कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ऐबक का कोई पुत्र था ही नहीं। अबुल फजल नामक एक इतिहासकार कहते हैं कि आराम शाह था, वो ऐबक का क्या था, भाई था। क्या था? सभी इतिहासकारों में अलग अलग क्या है, उसमें मतभेद हैं। सभी इतिहासकार क्या अलग अलग ऐसा बताते हैं। ये आराम शाह राजगद्दी प्राप्त करता है, लेकिन दिल्ली के जो तुर्क सामंत थे, उनको आराम शाह का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। आराम शाह उनको अच्छा नहीं लगता है। आराम शाह एक अनुभवहीन शासक था, कमज़ोर शासक था, तो सामंतों को ये पसंद नहीं आता है। वो उस समय एक कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। ये उस समय बदायूं का सूबेदार था। बदायूं का क्या था? सूबेदार। इन लाहौर बदायूं के दिल्ली के सामंतों ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया, बुलावा भेजा कि आप आओ, दिल्ली की राजगद्दी आपका इंतजार कर रही है। इल्तुतमिश इसी समय दिल्ली के लिए बदायूनी से रवाना होता है। जब आराम शाह को पता चलता है, लाहौर में आराम शाह था कि इल्तुतमिश आ रहा है, तो आराम शाही अपनी सेना लेकर इल्तुतमिश के विरुद्ध आ जाता है। जदू नामक स्थान पर आराम शाह और इल्तुतमिश की ये अपना है, जदू नामक स्थान है। आराम शाह व इल्तुतमिश, आराम शाह और इल्तुतमिश दोनों के मध्य जदू नामक स्थान पर क्या होता है? युद्ध होता है। इस युद्ध में आराम शाह मारा जाता है और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और उस समय दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश हैं वो ऐबक का क्या था? दामाद था। वो राज सिंहासन यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश एक पहला शासक था। इल्तुतमिश था, वो पहला शासक था। ये इल्तुतमिश पहला शासक था जो जनता के द्वारा सुना गया था। किसके द्वारा? जनता के द्वारा सुना गया था। आपका प्रश्न आ जाए कि ऐसा दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसे जनता के द्वारा सुना गया था? एक प्रश्न आ जाता है परीक्षा के अंतर्गत कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी? वो था मोहम्मद गजनवी। कौन सा सबसे पहले मुस्लिमों की कौन सी शाखा ने भारत पर आक्रमण किया? वो अरब आक्रमणकारी भारत में सबसे पहले आए थे, वो था मोहम्मद बिन कासिम। अगर आपका प्रश्न आ जाए कि सबसे पहले तुर्क आक्रमणकारी कौन था जो इसने भारत पर आक्रमण किया था, वो था सुबुक्तगिन। कौन था? सुबुक्तगिन। अब अगले वीडियो के अंतर्गत हम इल्तुतमिश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक इस वीडियो के ऊपर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।